घर में मेहमान आए बैठे थे जो एक खास सिलसिले में आए हुए थे। मैं किचन में लवाजमात देख रही थी जब मेरी भाभी ने आकर मुझे कहा कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें बुला रही है, चाय लेकर बैठक में चली जाओ। और हाँ, बिला वजह शोखियां मारने की जरूरत नहीं है। क्या पता रिश्ता होता है या नहीं। दांत खोल खोल कर हर बार की तरह हमारी इज्जत खराब करोगी बस। चाय पकड़ाना और दुआ सलाम करके वापस आ जाना। भाभी का लहजा कुछ अजीब सा था। जाने क्यों भाभी मुझसे ऐसे रवैये में बात करती थी। खैर मैंने सारे लवाजमात ट्रॉली में सजाए और ट्रॉली घसीटते हुए बैठक की जाने बढ़ गई। दरवाजे के आगे रुककर मैंने एक गहरी सांस ली थी और दाईं तरफ लगे शीशे में देखते हुए एक नजर अपने हुलिये पर डाली थी जो हद दर्जे काबिल कबूल था। मैं काफी खूबसूरत लग रही थी। अभी आधा घंटा पहले ही तैयार हुई थी मैं। क्या पता इस मर्तबा मेरी किस्मत का क्या फैसला होने वाला था। मैंने सर पर दुपट्टा सलीके से जमाया और फिर अंदर दाखिल हो गई। सामने सोफे पर 5 मोटी मोटी औरतें बैठी हुई थी। साथ ही दूसरी तरफ 3 मर्द विराजमान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रिश्ता देखने नहीं बल्कि डोली लेने आए हों। पूरी बारात ही आ गई थी। मैंने जल्दी से उन्हें सलाम किया और सबकी चाय बनाकर मेज पर रखने लगी। साथ ही साथ बाकी लवाजमात भी मेज पर रखे और जाकर अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा ने जैसे ही मेरा तारुफ उनसे करवाया, उन्होंने सर का पैर मुझे घूर कर देखा था। फिर वो एक दूसरे को देखते कुछ इशारे करने लगे। अचानक ही वो मुंह पर हाथ रखे दबी दबी आवाज में बातें करने लगी। वो बार बार मेरे सर के पीछे मौजूद खिड़की की तरफ देख रही थी और फिर देखते ही देखते वो औरतें उठ खड़ी हुई। उनके उठते साथ मर्द भी उठ गए और अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए एकदम बैठक से निकल गए। अम्मा और अब्बा उनको यूं उठकर जाता देखकर बेहद परेशान हो गए थे। वो फौरन से उठकर उनके पीछे गए थे ताकि उनको रोक सके। अम्मा उनको चाय पानी का कह रही थी लेकिन न जाने उन लोगों को क्या हुआ था जो वो यूं एकदम से उठकर चले गए थे। अभी कुछ देर पहले तक तो वो हंस हंस कर अम्मा अब्बा से बातें कर रहे थे। मुझे उन औरतों की नजरें याद आईं जो मेरे पीछे की दीवार में मौजूद खिड़की पर थी। पहले एक औरत ने देखा, फिर उसने दूसरी को इशारा किया, दूसरी ने तीसरी को, और यूं वो सारी खिड़की की जानिब देखने लगे। कुछ सोचकर मैं खिड़की के पास आई। देखा तो वो हल्की सी खुली हुई थी। मैंने खिड़की पर दबाव डालकर उसको पूरा खोला। सामने ही मेरी भाभी गार्डन में लगे फूलों के साथ मसरूफ थी। मेरी आंखें एकदम आंसुओं से भर आईं। मुझे अपनी किस्मत पर अफसोस हुआ था कि मुझे ऐसी भाभी मिली थी। अभी मैं वहीं खड़ी ख्यालों में गुम अपनी किस्मत को कोस रही थी जब अम्मा के जोरदार थप्पड़ ने मुझे होश में लाया था। अम्मा ने मेरी कमर पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, अम्मा ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात करती थी। साथ ही साथ अम्मा मुझे कोस भी रही थी। मैं चुपचाप अम्मा के आगे खड़ी रही थी। कुछ देर बाद अम्मा थक हार कर सोफे पर बैठ गई और रोने लगी थी। मैं आराम से चलते हुए अम्मा के सामने आई और सोफे के साथ जमीन पर बैठते हुए सर अम्मा की गोद में रख दिया। अम्मा और करती भी तो क्या करती, उसके पास भी तो और कोई चारा नहीं था। किसी न किसी तरह तो अपना दुख कम करना ही था। अब्बा भी शिकस्ता कदमों से चलते हुए आकर सोफे पर बैठ गए थे। अम्मा मेरे बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। मेरा खुद का दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर क्या करती। अगर मैं अम्मा के सामने रोती तो अम्मा ने और दुखी हो जाना था। मैं सारी सिचुएशन जानती थी। ऐसा कोई पहली मर्तबा न हुआ था। इससे पहले भी 3 मर्तबा यूं ही हो चुका था। ऐसे ही मुझे देखने के लिए लोग आते और फिर अचानक ही बिना कुछ कहे वापस चले आते और दोबारा कोई राबता भी न करते। पहले तीनों मर्तबा तो हम उन लोगों का कई महीनों तक इंतजार करते रहे थे कि शायद वो कभी राबता कर ले, मगर इस मर्तबा मैंने कोई उम्मीद न लगाई थी। मैं जानती थी कि किसी भी तरह की कोई उम्मीद लगाने का कोई फायदा नहीं और न ही इंतजार का। उन लोगों ने ना अब दोबारा वापस आना था और न ही कोई राबता करना था, सो इंतजार बेकार था। कुछ देर बाद भाभी कमरे में दाखिल हुई थी और बड़े मजे से मेज से चाय का कप उठाती टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठ गई थी और चाय पीने लगी थी। कुछ ही देर बाद भाभी के मैके वाले भी आन पहुंचे थे। अम्मा ने सर नफी में हिलाते हुए भाभी की तरफ देखा था, जिस पर भाभी खुशियानी हंसी हंसी थी और फिर बोली,
कि वो अम्मा मेहमान तो यूं ही बगैर कुछ खाए पिए चले गए थे। अब मेरी प्यारी नंद ने इतनी मोहब्बत और अपनाइत से अपनी न होने वाले ससुरालियों के लिए इतने सारे लवाजमात तैयार किए थे, मगर सच कहूं तो ये लोग तो इंतहा के बेमुरवत निकले हैं। मजाल है जो एक भी चीज को कुछ कर गए हो। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हुआ जो मेरी नंद का रिश्ता उन लोगों में नहीं हुआ। उन लोगों को तो रिज्क की कदर ही नहीं है। खुदा न खास्ता अगर मेरी नंद का रिश्ता हो जाता तो क्या पता कल कला को वो इसकी कदर भी न करते। खैर आप बेफिक्र रहें, इनमें से एक भी चीज जाया नहीं होगी। मेरे मायके वाले सिरे तो बुलाए हैं मैंने, वरना तो ये सब जाया हो जाना था। ये कहते साथ ही उसने अपने मायके वालों को बैठने का कहा और फिर ताजा चाय बनाने के लिए चली गई। पीछे मैं एक नजर उसके रिश्तेदारों को देखते उठकर अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि अब मुझमें मजीद बर्दाश्त करने की सकत न थी। भाभी के रिश्तेदारों की सवालिया नजरें खुद बर्दाश्त करना मेरे बस में न था। इसीलिए तो मैं वहां से उठकर आ गई थी। कमरे में पहुंचते ही मेरी आंखों में कब से रुके हुए आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर बाहर बह निकले थे। इस मर्तबा मैंने उन्हें नहीं रोका था। ज्यादा अफसोस इस बात का नहीं था कि मेरा रिश्ता नहीं हो सका था। अफसोस इस बात का था कि हर बार की तरह इस बार भी मेरा रिश्ता न होने में भाभी का ही हाथ था। वो हर मर्तबा ही कहीं न कहीं कोई न कोई टांग जरूर अड़ाती थी। मैंने हर मर्तबा ही नोट किया, भाभी हर दफा ही मेरी नजर में मशकूक ठहरी थी। जाने वो क्यों किसी भी जगह मेरी शादी नहीं होने देना चाह रही थी। अल्लाह जाने उसको मेरे से मसला क्या था। मगर अब मैंने भी सोच लिया था कि आज के बाद मैं कभी किसी के सामने नहीं जाऊंगी और नहीं कभी शादी करूंगी। जितनी जलालत होनी थी वो इन 4 बारियों में हो चुकी थी। अब मैं मजीद जलील होकर भाभी को खुद परसने का मौका हरगिज नहीं दूंगी। जितना रोना था मैं आज खुलकर रो चुकी थी। अगली सुबह उठते साथ ही मैंने करीब के स्कूल में नौकरी के वसूल के लिए अपनी सीवी जमा करवा दी थी। घर बैठने से तो बेहतर ही था कि मैं स्कूल में पढ़ा लूं। कम से कम भाभी से सामना तो कम होगा। ना भाभी की अजीब सी हंसी, उसकी अजीब सी बातें मुझे हमेशा नई परेशानी में मुब्तला कर देती थी। न जाने उसके दिमाग में क्या कुछ चलता रहता था। खैर मोहल्ले का स्कूल था। अम्मा और अब्बा की काफी जान पहचान थी, जिसके बायस मुझे अगले 2 दिन बाद ही ज्वाइनिंग का कहा गया था। मैं बड़ी खुश थी और इत्मीनान भी था कि चलो अच्छा हुआ कि नौकरी लग गई। यूं भी घर में फारिग बैठकर मैं काफी बोर हो जाती थी। यूं तो सारे घर का काम मैं करती थी, लेकिन घर का जितना मर्जी काम हो जाए मगर मैं जरा भी नहीं थकती थी। मुझे काम करने की आदत थी, इसीलिए मैं मिनटों में सारा काम कर लेती थी। खैर मैंने अम्मा और अब्बा को अपने स्कूल में पढ़ाने का बता दिया। थोड़ी हीरो इज्जत के बाद वो मान गए थे, जबकि भाई ने भाभी के भड़काने पर अच्छा खासा वावेला खड़ा किया था। मगर मैंने एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। वैसे भी वो अपने बाकी कौन से फराइज पूरे कर रहे थे। जब मेरे काम की बारी उनकी लालच जाग गई थी कि मैं घर से बाहर न निकलूं। भाभी उस वक्त सबके सामने शहद जितनी मीठी बनी हुई थी। भाई को मुझे डांटता देख बार बार भाई को मना करने लगी थी कि ऐसा ना करें, आराम से बैठकर बात करते हैं। वो बच्ची है, आराम से समझाएं। भाभी के इस दोगलेपन पर मुझे इंतहाई गुस्सा आया था। कैसी औरत थी जो कमरे में बंद दरवाजे के पीछे खुद ही शोहर को भड़काती और सबके सामने अच्छे होने का ड्रामा करती। मैंने भाई की बातों को इग्नोर करके अम्मा अब्बा से इजाजत दी और स्कूल चली गई। मेरी नजर में भाभी का नक्शा मजीद बुरा हो गया था। मैंने यही सोचा था कि अब बस भाभी से बराए नाम रिश्ता ही रखूंगी, लेकिन बाज औकात इंसान जो सोचता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक वक्त आने पर आपकी तमाम सोचें धड़ी की धड़ी रह जाती हैं और वक्त उन सब पे बाजी दे जाता है और एक नया रुख आपके सामने ले आता है। यही सब मेरे साथ भी हुआ था। मुझे स्कूल जाते कुछ ही दिन हुए थे। जहां मैंने सोचा था कि स्कूल जाना मेरे लिए फायदेमंद साबित होगा, ऐसा कुछ न हुआ था। बल्कि मुझे तो पहले ही हफ्ते में परेशानी पड़ गई थी और वो परेशानी अम्मा की परेशानी थी। उस एक हफ्ते में जब भी स्कूल से वापस कर आती तो अम्मा काम में लगी होती थी और काम करके बेतहाशा थकी हुई होती थी, जबकि भाभी साहिबा हमेशा आराम करती हुई पाई जाती। उन्हें जरा फिक्र नहीं थी कि सास बेचारी इस उम्र में काम कर रही है, चलो और कुछ न सही, लेकिन काम में तो उसका हाथ बढ़ा देती।
मैं कई दिन तक ये सिचुएशन देखती रही थी। अम्मा बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती और भाभी आराम करती रहती। मुझे बड़ा गुस्सा आता। एक दिन मैंने उससे बात करने का सोचा। उस दिन जुमेरात का दिन था। मैं स्कूल से हाफ लीव लेकर घर आई थी। जैसे ही मैं घर आई, मुझे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। भाभी ने सारा घर फैला रखा था। घर के सारे बिस्तर उठा उठा कर छत पर ले जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो वो कहने लगी कि सावन का महीना है, बिस्तरों को धूप लगवाना जरूरी है और साथ ही साथ घर की मुकम्मल सफाई भी जरूरी है ताकि कोई कीड़ा वगैरह किसी चीज में न घुसा हो। वो आज बड़े मीठे लहजे में बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर की फिक्र उससे ज्यादा उस घर में और किसी को थी ही नहीं। खैर, मैं सर हिलाते अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो भाभी बेचैनी से मुझे सारे घर में घूमती हुई नजर आई। कुछ देर तो मैंने इग्नोर किया, मगर वो घर में जाने क्या कुछ ढूंढ रही थी। मैं उसके पास गई और जाकर उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, वो क्या ढूंढ रही है। तो मेरी बात सुनते साथ ही एकदम से उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो एकदम चौंक सी गई थी। शायद उसे नहीं पता था कि मैं उसको देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो खुद को कंपोज करते हुए बोली कि वो तो कुछ भी नहीं ढूंढ रही, बस देख रही थी कि कहीं जाले तो नहीं रहते। ये कहते साथ ही वो अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं पुरसोच नजरों उसको ज्यादा देखती रही थी। उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर रही थी। कुछ तो था जो वो मुझसे छुपा रही थी। उसका घबराना, चौंक जाना बिला वजह तो नहीं था। लाजमी कोई न कोई बात तो थी और मुझे हर हाल में इस बात का पता लगाना था कि आखिर भाभी कर क्या रही है। न जाने भाभी के दिमाग में क्या चल रहा था। अब इस बात का पता तो वक्त आने पर ही चलना था। मैंने जिस घर में आंख खोली, उस घर में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हम ज्यादा अमीर तो न थे, मगर बहुत ज्यादा गरीबी भी नहीं थी। हम दरमियाने दर्जे से ताल्लुक रखते थे, जहां दिन ऊपर नीचे होते रहते थे। मेरा नाम वालिदैन ने फायका रखा था। हम दो ही बहन भाई थे। भाई मुझसे 8 साल बड़े थे। अम्मा अब्बा 5 वक्त के नमाजी थे और जब से होश संभाला था, वो हमेशा से हमें भी नमाज की ताकीद करते आए थे। भाई हमेशा से नमाज के बारे में टाल मटोल करते थे। उनकी देखा देखी मैं भी ऊपर नीचे टाल मटोल करती रहती थी। जब कभी अम्मा अगले जहां के बारे में बताती तो रूह कांप जाती थी। फिर 2-4 दिन नमाजें पढ़ी जाती और उसके बाद फिर से वही पुरानी रूटीन शुरू हो जाती थी। माह रमजान के अलावा मैं और मेरा भाई बहुत कम की नमाज की पाबंदी करते। कभी उधर मसरूफ तो कभी इधर मसरूफ। हम फजूल कामों में इतना मगन हो जाते कि नमाज के लिए जरा सा वक्त भी न निकाल पाते। कभी कहते फजर से स्टार्ट करेंगे, कभी जोर से, और कभी असर, मगरिब और इशा से। लेकिन हमारी ये शुरुआत कभी हो ही न सकी थी। खैर, वक्त गुजरता गया था। मैं उम्र की कई मनाजिल तय कर चुकी थी। हमारे घर में मैं, अम्मा, अब्बा, भाई और एक हमारी पुप्पू रहती थी। पुप्पू की उम्र 45 के करीब थी। मैं छोटी सी थी जब पुप्पू की शादी हुई थी, मगर न जाने क्या वजह हुई थी कि शादी के सिर्फ 1.5 महीने बाद ही पुप्पू के शौहर ने पुप्पू को तलाक दे दी और घर से निकाल दिया।